आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है इसके अंतर्गत। तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा कि ठंडा करने पर किसी अणुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है एक ही चुंबककारी क्षेत्र के लिए। तो अगर एक ही चुंबककारी क्षेत्र है तो उसमें जब हम ठंडा करते हैं किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ को, तो अधिक चुंबकत्व का प्रभाव दिखाता है यानी प्रबल आकर्षण हो जाता है। तो कह रहा है ऐसा क्यों होता है। तो एक एक क्वेश्चन का हम लोग उत्तर समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सारा हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब हम टेम्परेचर को घटा देते हैं तो जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें चुंबकों का ऊष्मीय विक्षोभ कम हो जाता है। यानी जब किसी पदार्थ के पास ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में, तो उस ऊर्जा को लेकर के उछल कूद ज़्यादा करता है। जैसे अगर हम पानी को थोड़ा गर्म करें तो भाप बनने लगती है। तो अभी तक तो पानी शांत था द्रव अवस्था में, लेकिन जैसे गर्म किया तो ऊर्जा लेके ऊष्मा वाली वो भाप के रूप में उसके परमाणु या अणु उछलने लगे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कंडीशन होती है कि ताप के जब टेम्परेचर को घटा देंगे तो उसमें विक्षोभ कम होगा और जब तापमान को बढ़ा देंगे तो उसमें विक्षोभ ज़्यादा होगी। विक्षोभ का मतलब उथल पुथल, ऊष्मा यानी ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर के। तो कह रहा है जिसके कारण इन चुंबकों के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है जब ऊष्मा की कमी कर देते हैं यानी उसको ठंडा कर देते हैं तो उसमें विक्षोभ कम हो जाता है यानी ऊष्मा के द्वारा जो उथल पुथल है वो कम हो जाती है। तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें संरेखित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस कारण से तापमान घटाने पर चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाता है। ये इसका कारण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता क्यों। तो अनुचुंबकत्व का मतलब पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकत्व का मतलब डायामैग्नेटिक। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ थे वो दूसरे पदार्थों को प्रति मतलब प्रतिकर्षित करते थे। क्यों? क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉनों कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वो पूर्ण भरा होता है, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो प्रतिकर्षित करते हैं। अनुचुंबकत्व में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो इसलिए वो आकर्षित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत जो है पूरी हो जाए। ऐसा हम एक कल्पना के तौर पर समझा रहे हैं कि ऐसा होता होगा। तो अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ पर ताप का प्रभाव नहीं होता क्यों, ये बात हमको समझना है। तो देखिए कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु उसमें विक्षोभ के कारण भले ही किसी भी स्थिति में हो उनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण सदैव ही बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो किसी पदार्थ को प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपेल करते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु उसमें विक्षोभ के कारण भले ही किसी भी स्थिति में हो उनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण सदैव ही बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है यानी प्रतिकर्षित करते हैं यानी विपरीत होता है। जैसे आकर्षण में उसी दिशा में हो जाएगा, प्रतिकर्षण में विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार प्रतिचुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। तो जब उनका चुंबकीय आघूर्ण ही ऐसा होता है कि हमेशा क्षेत्र के विपरीत दिशा में ही प्रेरित होता है, तो कह रहा है इस प्रकार प्रतिचुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर।
कह रहा है यदि एक टोरॉयड में बिस्मिथ का क्रोड लगाया जाए। देखिए जो परिनालिका होती है सोलेनॉइड, उसकी लंबाई सीमित होती है, जबकि जो टोरॉयड होता है उसकी असीमित होती है। जैसे ये कोई नली है लोहे की, इस तरह से इसमें तार ऐसे ऐसे लपेट दें तो ये परिनालिका है। लेकिन अगर हम कोई ये तार है इसको ऐसे 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 कर दें इस तरह से, ये तो ये हमारा टोरॉयड हो जाएगा। तो टोरॉयड आपके कोर्स में अब नहीं है, परिनालिका भर की हम चर्चा किए हैं, परंतु क्वेश्चन आया है तो इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है यदि एक टोरॉयड में बिस्मिथ का क्रोड लगाया जाए तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति की तुलना में किंचित कम होगा या किंचित ज़्यादा होगा जबकि क्रोड खाली हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो टोरॉयड है वो उसमें पहले क्रोड खाली है, अंदर मतलब अंदर जगह है, और उस जगह पर बिस्मिथ का क्रोड लगा दिया जाता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पहले की तुलना में कम होगा या ज़्यादा होगा। किंचित मतलब थोड़ा बहुत, ये जो भी परिवर्तन होगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि चूंकि बिस्मिथ एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अतः चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाएगा। कुछ कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रतिचुंबकत्व मतलब विपरीत दिशा में, जैसा हमने यहाँ पढ़ा है कि क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित होगा। तो कोई चीज़ विपरीत दिशा में प्रेरित होगी, तो मान लीजिए इस दिशा में है, अब इसके विपरीत दिशा में कोई बल लग जाए तो पहले वाले बल में कुछ कमी उत्पन्न करेगा। तो उसी प्रकार से चूँकि बिस्मथ हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न करेगा, तो पहले वाले का कुछ विरोध करेगा, तो इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र है अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाएगा। ये विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अपना बना लेगा। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो विपरीत दिशा में जोड़ेंगे तो माइनस होके घटेगा, तो मान कुछ कम आएगा। कहने का मतलब ये है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है क्या किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? यदि हाँ तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान क्या कम होगा या अधिक होगा? तो यहाँ पर देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ की बात की जाती है जिसमें डोमेन होते थे। तो कह रहा है उसकी चुंबकशीलता क्या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? यदि हाँ तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान कम होगा या ज़्यादा होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है तथा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान कम होता है। तो जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनकी जो चुंबकशीलता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, परंतु तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए इनका मान कम होता है, ये बात। तो ये सब हमने NCERT में पढ़ा है। अब अगला पांचवा क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि किसी लौह चुंबक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। यह तथ्य उन स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदृश है जो कि चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती हैं। क्यों? तो देखिए जब हम लोग स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें जो है एक पॉइंट चार्ज होता था, अगर ये पॉजिटिव होता था तो क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती थी परपेंडिकुलर, इस तरह से, और अगर ये निगेटिव होता था तो क्षेत्र रेखाएं इसमें अंदर की ओर जाती थी, इस तरह परपेंडिकुलर। तो वही कह रहा है कि किसी लौह चुंबक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं थी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं।
तो कह रहा है यह तथ्य उन स्थिर वैद्युत रेखाओं के सदस्य है जो कि चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती थी, जैसा यहाँ पर देखा। तो कह रहा है ऐसा क्यों है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जब दो माध्यम किसी स्थान पर मिलते हैं जिनमें से एक के लिए म्यू एक से बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके सीमा पृष्ठ पर क्षेत्र रेखाएं लंबवत हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर दो मीडियम एक साथ मिलते हैं और उनमें से किसी एक के लिए म्यू की वैल्यू एक से बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि इनके सीमा पृष्ठ पर क्षेत्र रेखाएं लंबवत हो जाती हैं। तो म्यू की वैल्यू अगर एक से बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसा होता है कि पृष्ठ पर जो क्षेत्र रेखा है वो लंबवत हो जाती है। ये कारण है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है क्या किसी अनुचुंबकीय नमूने का अधिकतम संभव चुंबकन लौह चुंबक के चुंबकन के परिमाण की कोटि का होगा? यानी अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में तुलना की जा रही है कि जो मैग्नेटिक पावर है वो कहने का मतलब कि अनुचुंबकीय की लौह चुंबकीय के परिमाण की कोटि का होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि हाँ, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का अधिकतम संभव चुंबकत्व लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन के परिमाण की कोटि का हो सकता है, परंतु किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को इस कोटि तक चुंबकित करने के लिए अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना व्यवहार में संभव नहीं है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कोटि का परिमाण उसका हो सकता है, परंतु जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसको चुंबकित करने के लिए बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि व्यवहार में कर पाना संभव नहीं है। हो तो सकता है लेकिन कर पाना संभव नहीं है। जैसे जो आइंस्टीन का फार्मूला है E=mc², तो इसमें प्रकाश के वेग का स्क्वायर करके गुणा किया जाता है तो उतनी एनर्जी निकलती है। अब अगर हम इसे प्रैक्टिकल करें तो हकीकत में प्रकाश के वेग तक ही चलना किसी पदार्थ का कठिन है। अब उससे स्क्वायर में जो वैल्यू आएगी उतना वेग हम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी कैलकुलेट जब करते हैं तो ये मान वैज्ञानिकों को सही मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्यवहार में तो संभव नहीं है, परंतु ऐसा हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, करा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन वक्र की अनुत्क्रमणीयता डोमेनों के आधार पर गुणात्मक दृष्टिकोण से समझाइए। तो जो चुंबकन वक्र है हमारा, तो इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन पिक्चर द इरिवर्सिबिलिटी इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ ए फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेट यानी लौह चुंबकीय पदार्थ है, उनमें जो कर्व बनता है उसकी इरिवर्सिबिलिटी को हमें एक्सप्लेन करना है डोमेन के बेसिस पर, यानी डोमेन के आधार पर। तो लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन वक्र की अनुक्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी डोमेन के आधार पर गुणात्मक दृष्टिकोण से समझाइए। गुणात्मक, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत लिखा है, क्वांटिटेटिवली होना चाहिए, क्वालिटेटिवली लिखा है। क्वालिटी का मतलब तो मात्रात्मक हो गया, क्वांटिटेटिवली होना चाहिए। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जब वाह चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर दिया जाता है तो भी लौह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौट पाते, अपितु उनमें कुछ चुंबकन शेष रह जाता है। यही कारण है कि लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकन वक्र अनुत्क्रमणीय होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम जैसे
दो प्रकार के पदार्थ होते थे, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्त। तो जो स्फुरदीप्त पदार्थ होते थे, लाइट यानी प्रकाश को हटा लेने के बाद भी उनमें बाद में प्रकाश की किरणें निकलती रहती थी, जिससे वो चमकदार महसूस होते थे। तो वही स्थिति लौह चुंबकीय पदार्थों में है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा देते हैं तब भी कुछ चुंबकन शेष रह जाता है, और यही कारण है कि जो चुंबकीय पदार्थ हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, उनका जो चुंबकन वक्र है वो अनुत्क्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी प्रकट करता है। तो इसी वजह से मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, उसमें इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, जो डोमेन का हम लोग पिक्चर देखते हैं। ये कारण है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नर्म लोहे के एक टुकड़े के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कार्बन स्टील के टुकड़े के शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल से कम होता है। यदि पदार्थ को बार बार चुंबकन वक्र से गुजारा जाए तो कौन सा टुकड़ा अधिक ऊष्मा ऊर्जा का क्षय करेगा। तो शैथिल्य लूप मतलब कि शिथिल लूप जो है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा है द हिस्टेरिसिस लूप, द हिस्टेरिसिस लूप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन पीस हैज ए मच स्मॉलर एरिया देन दैट ऑफ ए कार्बन स्टील पीस। अब देखिए हिस्टेरिसिस लूप जो है, जो नई एनसीईआरटी है उसमें बनाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है पीछे। तो हमें लग रहा है कि नई एनसीईआरटी डिजाइन तो कर दी गई, लेकिन अभी उसमें पूरी तरह से मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। ये क्वेश्चन सब पुरानी एनसीईआरटी बुक के यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी है तो हम इसको देखते हैं। तो ये सब पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा। तो वही कह रहा है कि द हिस्टेरिसिस लूप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन पीस हैज ए मच स्मॉलर एरिया देन दैट ऑफ ए कार्बन स्टील पीस। तो अगर सॉफ्ट आयरन है यानी मुलायम लोहा है, तो उसका जो हिस्टेरिसिस लूप है उसका एरिया कम होता है कार्बन स्टील के टुकड़े की तुलना में। तो कह रहा है इफ द मटेरियल इज टू गो थ्रो रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अगर इन पदार्थों को के चुंबकन को बार बार रिपीट किया जाए, यानी बार बार चुंबकित किया जाए, फिर चुंबकत्व खत्म कर दिया जाए, फिर चुंबकित किया जाए, फिर खत्म कर दिया जाए, तो कह रहा है विच पीस विल डिसिपेट ग्रेटर हीट एनर्जी। तो लोहे का जो सॉफ्ट टुकड़ा है, मुलायम टुकड़ा है, और स्टील का जो कड़ा टुकड़ा है, इन दोनों में से कौन जो है ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा को निकालेगी, डिसिपेट करेगी, ऊर्जा का क्षय करेगी। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी पदार्थ के शैथिल्य लूप यानी हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल एक पूर्ण चुंबकन वक्र में होने वाली ऊर्जा हानि को प्रदर्शित करता है। तो जो शैथिल्य लूप यानी हिस्टेरिसिस लूप है, जो पुरानी एनसीईआरटी में था, वो पूर्ण चुंबकन वक्र क्षेत्रफल एक पूर्ण चुंबकन चक्र में होने वाली ऊर्जा हानि को प्रदर्शित करता है, जो शैथिल्य लूप या हिस्टेरिसिस लूप है। तो जब हम चुंबकित के बार विचुंबकित करते हैं, फिर विचुंबकित से चुंबकित करते हैं, तो एक जो लूप बनता है वही शैथिल्य लूप या हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है, और वो ऊष्मा क्षय को ही या ऊर्जा हानि को ही प्रदर्शित करता है। तो यह ऊर्जा हानि ही पदार्थ में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो जो एनर्जी का लॉस होता है वही लॉस किस रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में। तो कह रहा है चूंकि कार्बन स्टील के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक है, अतः इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, अर्थात कार्बन स्टील का टुकड़ा अधिक ऊष्मा क्षय करेगा। तो चूंकि कार्बन स्टील का जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल लूप शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक है, तो इसमें ऊष्मा की हानि भी अधिक होगी, क्योंकि जो शैथिल्य लूप या हिस्टेरिसिस लूप है ये चुंबकन विचुंबकन का जो पूरा लूप बनता है उसमें ऊष्मा की या ऊर्जा की हानि को ही प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है।
कह रहा है लौह चुंबक जैसा शैथिल्य लूप प्रदर्शित करने वाली कोई प्रणाली स्मृति संग्रहण की युक्ति है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कह रहा है सिस्टम डिस्प्लेइंग ए हिस्टेरिसिस लूप सच एज ए फेरोमैग्नेट इज ए डिवाइस ऑफ स्टोरिंग मेमोरीज। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो कुल मिला के जो हिस्टेरिसिस लूप है, तो कह रहा है अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लिया जाए तो उसके लिए स्टोरिंग मेमोरी की तरह काम करती है। तो इस मीनिंग को हमें एक्सप्लेन करना है। तो फिर से हिंदी में पढ़ें। कह रहा है लौह चुंबक जैसा शैथिल्य लूप प्रदर्शित करने वाली कोई प्रणाली स्मृति संग्रहण की युक्ति है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन उस पर लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। तो लौह पदार्थ का अगर हम चुंबकन करते हैं यानी उसमें चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं तो बाह्य जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जैसे ये कोई तार है तो इसमें इस तरह वक्र होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, इस तरह से। यही वक्र जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जितने चक्र होंगे उनकी संख्या पर निर्भर करता है। तो जितने ज़्यादा चक्र होंगे इसका मतलब उतना ज़्यादा चुंबकन का प्रभाव। तो इस प्रकार किसी लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन उस पर लगाए गए चुंबकन चक्र की सूचना दे सकता है। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकन उस पर लगाए गए चुंबकन चक्र की सूचना दे सकता है कि कितने चुंबकन चक्र हैं, क्योंकि चुंबकन चक्र की संख्या चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार चुंबकन चक्र की स्मृति चुंबकित पदार्थ के नमूने में एकत्र हो जाती है। तो जो चुंबकन चक्र है उसकी एक मेमोरी जो है चुंबकित पदार्थ के नमूने में एकत्र हो जाती है। मेरी समझ से जहाँ तक इसी वजह से हम लोग जब किसी गाने को रिकॉर्ड करते हैं तो मोबाइल या फ़ोन हमें जो है फिर उस गाने को सुना देता है। वो इसी हो सकता है टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है चौथा नंबर। कह रहा है कैसेट के चुंबकीय फीतों पर, देखिए वही बात आ गई जो हमने अभी ऊपर कहा। कह रहा है कैसेट के चुंबकीय फीतों पर परत चढ़ाने के लिए या आधुनिक कंप्यूटर में स्मृति संग्रहण के लिए किस तरह के लौह चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल होता है। अब देखिए वही जो मेमोरी की बात हो रही थी वही यहाँ पर आ गई कि उसी को इकट्ठा करके वो फिर सुना देता है। तो कैसेट के चुंबकीय फीतों पर परत चढ़ाने के लिए या आधुनिक कंप्यूटर में स्मृति संग्रहण के लिए किस तरह के लौह चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग सिरेमिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इस कार्य के लिए सिरेमिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब ये सब नई एनसीईआरटी में नहीं है आपकी। अब क्वेश्चन 5 आ जाता है। कह रहा किसी स्थान को चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित करना है, कोई विधि सुझाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र से अगर परिरक्षित करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान देते हैं कि जैसे कोई इस तरह का गोला है जो खोखला है, इसके अंदर जगह, इसके अंदर कोई पदार्थ रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र इसके अंदर नहीं जा पाएगा। विद्युत क्षेत्र इसके अंदर नहीं प्रवेश करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें नहीं प्रवेश करेंगी, जैसा कि हम लोग स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो अगर इसके अंदर कोई जगह खाली है, यहाँ पर कोई पदार्थ रखा है, तो इसका स्वयं का तो गुरुत्वीय क्षेत्र इसमें नहीं जाएगा, स्वयं का नहीं जाएगा, इसमें स्वयं का भी नहीं जाएगा विद्युत क्षेत्र में और दूसरे का भी नहीं जाएगा। मान लीजिए गोला है तो इसका भी इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है।
गुरुत्वीय क्षेत्र में इसका स्वयं का तो गुरुत्वीय क्षेत्र इसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर बगल में कोई पृथ्वी जैसा गोला है तो उसका चला जाएगा। इसलिए इसको इस तरह संरक्षित नहीं कर सकते। स्वयं से तो कर सकते हैं, स्वयं के गुरुत्वीय क्षेत्र से, लेकिन दूसरे पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र से नहीं कर सकते। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं। तो कह रहा है किसी स्थान को चुंबकीय क्षेत्र से परिचित करने के लिए उस स्थान को नर्म लोहे के रिंग से घेर देना चाहिए। इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नर्म लोहे के रिंग से होकर गुजर जाती हैं तथा रिंग के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। तो अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या स्थिति बनती है। चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है कि हम नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन की क्रोड से उस चुंबकीय क्षेत्र को उस पदार्थ को घेर देंगे जिससे हमें चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित करना है या शील्ड करना है या सुरक्षित करना है। तो इससे होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नर्म लोहे के रिंग से होकर गुजर जाती हैं तथा रिंग के भीतर प्रवेश नहीं करती। ये हमको फायदा हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। कह रहा है एक लंबे सीधे क्षैतिज केबल में 2.5 एम्पियर की करंट या धारा 10 डिग्री दक्षिण पश्चिम से 10 डिग्री उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। इस स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर भौगोलिक आम्योत्तर से 10 डिग्री पश्चिम में है। यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.33 गॉस है एवं नति कोण 0 है। तो उदासीन बिंदुओं की रेखा निर्धारित कीजिए। केबल की मोटाई की उपेक्षा कर सकते हैं। उदासीन बिंदुओं पर धारावाही केबल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज घटक के चुंबकीय क्षेत्र के समान एवं विपरीत दिशा में होता है। तो जो धारावाही केबल है, करंट कैरिंग केबल, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के क्षैतिज घटक के चुंबकीय क्षेत्र के समान ही है एवं दिशा उसकी विपरीत। तो जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि पृथ्वी का क्षेत्र B = 0.33 गॉस, इसको टेस्ला में बदलेंगे। ध्यान दीजिए फार्मूले में यूज करते समय हमेशा टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर टेस्ला में बदलना है तो 10⁻⁴ का गुणा कर दिया। नति कोण डेल्टा = 0 है। डिप एंगल या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नमन कोण एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इसी नमन कोण को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते थे, नमन कोण को। देखिए जब नमन किया जाता है किसी का तो हम अपना सर झुका देते हैं, तो इसका मतलब वो नीचे की ओर जो एंगल है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या नमन कोण। तो इसी नति कोण को नमन कोण भी कहते हैं। तो डेल्टा ये हमारा 0 है। अब पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक B, H का मतलब हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज = B cos थीटा, ये फार्मूला होता है। थीटा ये यही नति कोण है, इसकी वैल्यू 0 है। तो cos 0 का मान 1 होता है। तो सीधा ही आ जाएगा 0.33 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब कह रहा है माना उदासीन बिंदु तार से अल्फा दूरी पर है तब। अब हमसे उदासीन बिंदु पूछ रहा है। कह रहा है उदासीन बिंदुओं की रेखा निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और धारावाही जो केबल है उसका चुंबकीय क्षेत्र है, और केबल का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज घटक के समान एवं विपरीत दिशा में है। तब हमको उदासीन बिंदु कहाँ पर है ये प्राप्त करना है, ये मेन मकसद है। तो कह रहा है माना उदासीन बिंदु तार से अल्फा दूरी पर है तब। तार के कारण अल्फा दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो तार सीधा लंबा है अगर, तो उसके लिए फार्मूला होता है μ0/2πI/A। अभी तार के कारण, फिर रिंग के कारण, फिर धारावाही प्रणालिका के कारण, ये सब चुंबकीय क्षेत्र आगे चैप्टर में होंगे तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। अब NCERT बदल गई है, अब आगे क्या है वो तो पढ़ने के बाद ही हम लोगों को जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये लंबे तार के लिए फार्मूला होता है μ0/2πI/A।
ये चूँकि पीछे नहीं है तो आपको याद करना है, अगर कोर्स में नहीं होगा तो छोड़ देना है। अब आगे पता चलेगा जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। अब उदासीन बिंदु पर क्या होगा, बी एच इक्वल टू μ0/2πi/a। ये पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक है बी एच, तो बी एच इक्वल टू μ0/2πi/a, ये उदासीन बिंदु पर। और यह तार के कारण अल्फा दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/2πi/a, तार के कारण और यह उदासीन बिंदु जो पृथ्वी के कारण है। तो बी एच इक्वल टू μ0/2πi/a। अब इस बी एच को इसके बराबर क्यों किया गया, क्योंकि वहीं पर तो उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो अब हमारा I/a या अल्फा, यही अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, तो μ0/2πi/bh। तो μ0/2π की वैल्यू होती है 4.10⁻⁷, μ0 की वैल्यू 4.10⁻⁷, ये 2π है, इंटू आई की वैल्यू 2.5 एम्पियर है तो 2.5 बी एच की वैल्यू ये है 0.33 इंटू 10⁻⁴। तो सॉल्व करने पे आ गया 1.5 इंटू 10⁻² मीटर या 1.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार उदासीन बिंदु रेखा केबल के समांतर ऊपर की ओर केबल से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अब यहाँ पर देखिए, जो उदासीन बिंदुओं पर धारावाही केबल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज घटक के चुंबकीय क्षेत्र के समान एवं विपरीत दिशा में। तो क्षैतिज घटक के समान एवं विपरीत है, तो क्षैतिज घटक तो एक दूसरे के विपरीत और समान है तो कैंसिल हो गए। अब केवल ऊर्ध्वाधर घटक बचा, यानी परपेंडिकुलर। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस प्रकार उदासीन बिंदु रेखा केबल के समांतर ऊपर की ओर केबल से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। क्यों? क्योंकि जो क्षैतिज घटक है वो तो पृथ्वी के और केबल में समान ही है परंतु विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हम इसमें एक चीज़ और समझने की है कि मान लीजिए केबल है, केबल में करंट आई प्रवाहित हो रही है, इसकी दिशा ये है, तो जब हम इस पर अंगूठा रखते हैं तो उंगलियां जिस दिशा में घूमती हैं ऐसे, तो वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो ऐसे जब घूम के इधर जाएंगे तो ये ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब इस तार से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर होगी। ऐसे समझने के लिए, बाकी किस प्रकार से ऊपर नीचे की बात कर रहा है स्पष्ट नहीं हो रहा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।